नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 4 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 4 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 4 सितंबर के करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर है, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहुंचा 48वें स्थान पर। तो जी हां दोस्तों, भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिणी एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं और शीर्ष 5 स्थानों पर सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया था। तो जी हाँ दोस्तों, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर पहुंच गया है। और टॉप जो 5 कंट्रीज हैं उसमें पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे है स्वीडन, तीसरे नंबर पे है अमेरिका, चौथे नंबर पे है ब्रिटेन और 5वें नंबर पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रहा है दोस्तों नीदरलैंड। बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार शामिल हैं। तो दोस्तों, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 48वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी एनपीसीएस सीबी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम एनपीसी एससीबी को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बात करें मिशन कर्मयोगी एनपीसी एससीबी कार्यक्रम के बारे में, तो मिशन कर्मयोगी को भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिक समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। इससे विशिष्ट भूमिका, दक्षताओं के युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम एनपीसीएससीबी निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के साथ शुरू किया जाएगा: प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, क्षमता विकास आयोग, डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म हेतु विशेष प्रयोजन कंपनी और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समन्वयक एकक। यह सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखेगा। यह कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके क्रियान्वित किया जाएगा। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भारत में 2 करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना के अलावा सेवा दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी एनपीसीएससीबी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अगला करंट अफेयर है,
मुस्तफा अदीब बने लेबनान के नए प्रधानमंत्री। तो ये हैं दोस्तों मुस्तफा अदीब जो बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। तो जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अदीब जो 2013 से बेरूत के बर्लिन दूत रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं। लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन अदीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। राष्ट्रपति मिशेल एओन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए कहा था। दोस्तों मुस्तफा अदीब बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। तो बात करें लेबनान की तो ये रहा दोस्तों मैप में लेबनान। बात करें लेबनान की तो लेबनान आधिकारिक रूप से लेबनान गणराज्य पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर में, पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल स्थित हैं। भूमध्य बेसिन और अरब के भीतरी भाग के बीच में सेतु बंद इस देश का इतिहास समृद्ध और मिश्रित है। यह भूमि फिनिशियनों और अति प्राचीन संस्कृति का स्थल थी, जहां से लेखन कला के विकास की कड़ी जुड़ी है। इसके बाद फारसी, यूनानी, रोमन, अरब और उस्मानी तुर्कों के कब्जे में रहने के बाद यह फ्रांस के शासन में भी रहा। ऐसी ऐतिहासिक वजह से देश की धार्मिक और जाति विविधता इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाती है। यह है दोस्तों लेबनान का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह। और जो लेबनान की राजधानी है दोस्तों बेरूत, वो और वहां का सबसे बड़ा नगर भी है बेरूत, और वहां की राजभाषा है अरबी और फ्रांसीसी। और वहां जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो है अरबी, जिसे लेबनानी भाषा कहा जाता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजी और आर्मीनियन। और वहां के निवासियों को बोला जाता है लेबनानी। और वहां की जो सरकार है दोस्तों उसका प्रकार है कन्फेशनलिस्ट लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य। और वहां के राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान। और वहां की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अगला करंट अफेयर है, सरकार ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए नुकसानदेह 118 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। इन ऐप्स पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता को भी सुनिश्चित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके इन 118 ऐप्स को ब्लॉक किया है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इन 118 ऐप के बारे में जानना चाहते हैं और भारत सरकार ने ऐप किस वजह से बैन किया है वो जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो बनाई गई है। आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को आगे आने वाले मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जो राजभाषा विधेयक जम्मू और कश्मीर के लिए मंजूरी दी गई है उसमें कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं बनाया गया है। अब ये राजभाषा विधेयक लाया गया है जम्मू और कश्मीर के लिए। तो ये रहा दोस्तों मैप में जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिससे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। यह राज्य पूर्वतः ब्रिटिश भारत में जम्मू और कश्मीर रियासत नामक शाही रियासत हुआ करता था। इस राज्य का क्षेत्र भारत के विभाजन के बाद से ही भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवादित रहा है, जिनमें से तीनों ही पूर्व रियासत के विभिन्न हिस्सों पर आज भी नियंत्रण रखते हैं। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थित है और इसे अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। साथ ही कश्मीर घाटी और लद्दाख का इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ का केंद्र रहा है। पूर्व जम्मू और कश्मीर रियासत के विभिन्न
अन्य इलाकों पर अधिकार होने का दावा भारत, पाकिस्तान तथा चीन तीनों देश करते हैं, जिसमें भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र को ही जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, जिस पर वैध रूप से जम्मू कश्मीर की राजा द्वारा भारतीय संघ के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया था। पूर्व रियासत का उत्तरी और पश्चिमी पट्टी पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे भारत में पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, एवं रियासत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, जिसे उसने भारत से 1962 के युद्ध पर कब्जा कर लिया था। इस इलाके को अक्साई चीन कहा जाता है। भारत इन कब्जों को अवैध मानता है, जबकि पाकिस्तान भारतीय जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है। और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दोस्तों मनोज सिन्हा। अगला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की गंदगी भारत छोड़ो अभियान। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो अभियान नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। अभियान को 5 विषयों में विभाजित किया गया है। उसमें 5 विषय हैं: स्वच्छता शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड स्थितियों में स्वच्छता, घरों के कचरों का पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। बात करें गंदगी भारत छोड़ो अभियान की, तो अभियान के दौरान शहरी निकायों के प्रदर्शन के अनुसार सबसे बेहतर को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। 7 लाख से अधिक के अभियान के दौरान लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और 8,70,000 लोगों से गीले कचरे से खाद बनाने के लिए संपर्क किया गया। मास्क जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों की मदद से 4,65,000 मास्क वितरित किए गए। लगभग 10,000 कोरोना योद्धा स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पॉलिथीन कैरी बैग के खिलाफ कुल 18,560 चालान किए गए। ये हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो ये रहा दोस्तों मैप में मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो है भोपाल और वहाँ का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। और वहाँ की जो राजभाषा है दोस्तों वो है हिंदी, सिंधी और बुंदेली। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और वर्तमान में वहां के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और वहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। वहां का जो विधानमंडल है दोस्तों एक सदनीय विधानमंडल है, जिसकी विधानसभा में 231 सीटें हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 11 सीटें और लोकसभा के लिए दोस्तों 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने लॉन्च किया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ किया है। GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट पहला विशेष उत्पाद है। GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। यह प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पारदर्शी तथा लचीले खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। बात करें ग्रीन टर्म अहेड मार्केट से होने वाले लाभ की, तो यह रिन्यूएबल एनर्जी विक्रेताओं को पैन इंडिया बाजार तक पहुंच प्रदान करके लाभान्वित करेगा। यह 2022 तक भारत सरकार के 175 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। यह पहल कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश के रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। GTAM अनुबंध अक्षय ऊर्जा की बिक्री के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटरों को अतिरिक्त मार्ग प्रदान करेगा। यह ऑब्लिगेटेड एंटिटीज यानी विद्युत वितरण कंपनियों, कैप्टिव पावर प्लांट्स और अन्य बड़े बिजली उपभोक्ताओं को अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवीकरणीय बिजली प्राप्त करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं दोस्तों। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों का लाभ होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की दिशा में
प्रगति की समीक्षा की और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी है। लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के शामिल होने की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। शेष राज्यों को 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों, लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर दिया गया है। और ये रहा दोस्तों मैप में लद्दाख। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। भारत गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को भी इसका भाग मानता है, जो वर्तमान में क्रमशः पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे पर हैं। लद्दाख की जो राजधानी है दोस्तों वो है लेह, और लद्दाख की जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख में 2 जिले हैं, जो कौन कौन से हैं दोस्तों, एक लेह और एक कारगिल। और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, और वहाँ के सांसद हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल, और वहाँ का उच्च न्यायालय है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। बात करें लक्षद्वीप की, तो यह रहा दोस्तों मैप में लक्षद्वीप। बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। पूरे द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह केवल द्वीप समूह के केंद्रीय उपसमूह का नाम है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल सतही क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अनूप क्षेत्र 4200 वर्ग किलोमीटर, प्रादेशिक जल क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर और विशेष आर्थिक क्षेत्र 4 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। इस क्षेत्र के कुल 10 उपखंडों के साथ मिलकर एक भारतीय जिले की रचना करते हैं। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह द्वीप समूह लक्षद्वीप, मालदीव, चागोस समूह के द्वीपों के सबसे उत्तरी भाग में है और यह द्वीप एक विशाल समुद्र मग्न पर्वत श्रृंखला चागोस लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति के सबसे ऊपरी हिस्से पर है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है दोस्तों वो है कवारती और उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा और वहां के सांसद हैं मोहम्मद फैजल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ऊषा पाढ़े बनी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक। तो ये है दोस्तों ऊषा पाढ़े जो बनी है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऊषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी बन गई हैं। ऊषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्त कार्यालय 16 जुलाई 2020 को समाप्त होगा। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो ऊषा पाढ़े बनी है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ACV ने VK यादव को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों VK यादव जो अब होंगे रेलवे बोर्ड के नए CEO। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा जो DGHR की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही साथ ACC ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई। रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने पर काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS नाम दिया गया है। ये सुधार रेलवे के विभागवाद व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और रेलवे के सुचारू कामकाज को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में तेजी लाने, संगठन के लिए सुसंगत दृष्टि पैदा करने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मददगार होंगे। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस IRMS का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस IRHS किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है दोस्तों। तो वर्ष 1982 से
1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और जिसे खाने पीने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि मानव शरीर के लिए जरूरी पोषण के महत्व और भूमिका पर शिक्षित किया जा सके। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों 4 सितंबर के करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं 4 सितंबर की जुड़ी हुई इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 4 सितंबर 1609 को हेनरी हडसन मैनहट्टन द्वीप की खोज करने वाले पहले यूरोपीय नाविक बने थे। 4 सितंबर 1665 को मराठा शासक शिवाजी तथा मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। 4 सितंबर 1800 को वेल्टाटा में फ्रेंच सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को आत्मसमर्पण किया, जिन्हें माल्टीज के निमंत्रण पर बुलाया गया था। माल्टा और गोजो के द्वीप माल्टा संरक्षक बन गए थे। 4 सितंबर 1807 को रॉबर्ट मॉरिसन चीन के लिए पहला प्रोटेस्टेंट मिशनरी गुआंगजो में पहुंचा था। 4 सितंबर 1825 को भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी का मुंबई में जन्म हुआ था। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। 4 सितंबर 1882 को महान अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा आविष्कार किए गए बल्ब का पहली बार न्यूयॉर्क के स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। एडिसन ने 1869 में बल्ब का आविष्कार किया था। 4 सितंबर 1969 को उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपिता हो ची मिन्ह का निधन हुआ था। 4 सितंबर 1972 को सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 4 सितंबर 1977 को गोल्डन ड्रैगन नरसंहार सैन फ्रांसिस्को में हुआ था दोस्तों। 4 सितंबर 1981 को अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था और 4 सितंबर 1985 को समुद्र में डूबे गए विशाल आलिशान जहाज टाइटैनिक की 73 सालों के बाद पहली बार तस्वीर सामने आई थी। तो ये थी दोस्तों 4 सितंबर की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सितंबर माह को। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और इस प्रश्न के सही उत्तर देने वालों के नाम हैं ज्योति भट्ट, पीयूष पंत, शगुन शर्मा, साक्षी आर्या, मनीष ममगई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है 42वें स्थान पर, 46वें स्थान पर, 48वें स्थान पर या 38वें स्थान पर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए रिवीजन प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यू के साथ वीकली करंट अफेयर्स पर एक क्विज आयोजित कराते हैं। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस क्विज का हिस्सा जरूर बनेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।